वह एक नई और नवविवाहिता दुल्हन थी, लेकिन उसके दिल में खुशियों की जगह एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर रखा था। कमरा सुंदर गुलाबों से सजा हुआ था, माहौल महकती खुशबू से भरा था, मगर दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं। वह उन्हीं उलझे हुए विचारों में खोई थी, जो किसी नई दुल्हन के मन में होनी चाहिए। लेकिन उसके दिल में एक अनजाना सा डर भी था। आखिरकार कमरे में लगी घड़ी की टिक-टिक ने खामोशी तोड़ी। दरवाजा आहिस्ता से खुला और वह व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ, जिसका इंतजार फरिया कब से कर रही थी। उसके बेकरार दिल को जैसे सुकून का पल मिला। उसने धीरे से अपनी पलकें उठाईं और घूंघट के पीछे से जरियान को देखा, जो उलझे हुए भावों के साथ उसे घूर रहा था। फरिया दुल्हन के पारंपरिक परिधान में सजी सुनहरी बैठी थी, एक वैध रिश्ते की बुनियाद पर अपने पति का इंतजार करती। कमरे का माहौल और यह खास रात किसी भी दिल को मोहने के लिए काफी थी, मगर उस व्यक्ति की आंखों में ऐसी कोई कैफियत नहीं थी। उसकी नजरें फरिया पर थीं, लेकिन प्रेम से नहीं, जैसे वह उसे परख रहा हो। जरियान आहिस्ता से चलता हुआ उसके सामने आया, एक नजर उसे देखा और घूंघट को पलट दिया। फरिया ने चौंक कर आंखें खोलीं। जरियान उसके चेहरे को गौर से देख रहा था और फिर बैठकर नरमी से उसका हाथ थाम लिया। उसने एक नाजुक सी अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। यह अंगूठी मेरी माँ की है, जरियान ने कहा। उनकी ख्वाहिश थी कि सबसे पहले यह अपनी बीवी को दूं। तुम अब मेरी बीवी हो, इसलिए यह देना मेरा फर्ज था। फरिया ने दिल से मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत सुंदर है। मुझे हर पल आपकी माता की याद दिलाती रहेगी। जरियान का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ को याद रखो, और न ही मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहता हूं। मुझे तुम जैसी लड़कियां पसंद नहीं। फरिया आश्चर्य से उसे देखने लगी। जरियन की नजर उस पर टिकी और उसके चेहरे पर नाखुशी साफ थी। फरिया, जो अभी जवानी की दहलीज पर थी, जरियान से उम्र में छोटी थी, सरल, मासूम, नरम स्वभाव वाली। मगर जरियान को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे सम उम्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली महिलाएं पसंद थीं, जो देखते ही ध्यान खींच लें। फरिया ऐसी नहीं थी। उसके नक्श बेहद सुंदर थे, मगर जरियान को वह कुछ नजर नहीं आ रहा था जो वह चाहता था। यह तो हमारी शादी की पहली रात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फरिहा ने पूछा। जरियान ने चेहरा कठोर करते हुए कहा, मुझे डर है कि तुम यह रात सह नहीं पाओगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी लड़की से कोई रिश्ता बनाऊंगा। अब यह कमरा छोड़ दो और मुझे और परेशान मत करो। वह उठने लगा था कि फरीहा ने उसका बाजू थाम लिया। मुझ में क्या कमी है? आपने यह शादी अपनी मर्जी से की थी। फिर अब यह सब क्यों? फरीहा ने कभी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात उसके साथ ऐसा होगा। हर लड़की इस रात के लिए सपने बुनती है, लेकिन वह तो वास्तविकता की कड़वाहट में डूब चुकी थी। तुम पूछती हो मुझ में क्या कमी है? आईने में खुद को देखो। तुम में वह बात नहीं है जो एक औरत में होनी चाहिए। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जिनमें आकर्षण का अभाव हो। फरीहा की आंखें भर आईं। वह चुपचाप बिस्तर से उतरी और आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखती रही, जिसने बिना समझे, बिना जाने बस शब्दों के घाव दे दिए। अब चली जाओ, मेरा चेहरा मत देखो। जरियान ने इशारा किया और फरीहा ने चुपचाप अपने कपड़े उठाए और दरवाजे की ओर बढ़ गई। खामोशी से इस कमरे से बाहर निकल आई, जहां उसके सपने दफन हो चुके थे। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वह नहीं जानती थी कि लोग उसके बारे में क्या बातें करेंगे, लेकिन खामोशी से बगल वाले कमरे में चली गई और दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया। अगर यही उसका भाग्य था, तो अब उसे यही सहना था। दरवाजे के पास बैठते हुए वह देर तक रोती रही। उसे वह सब कुछ याद आने लगा जो आज तक उसके साथ होता रहा था।
बचपन से ही उसका शरीर बहुत हल्का और पतला था। ऐसा नहीं था कि वह पूरी तरह लड़की नहीं लगती थी, बल्कि वह पूरी तरह लड़की थी। बस वजन कम था और शरीर में नाजुकता अधिक थी। यही बात उसके लिए पीड़ा का कारण बन चुकी थी। बचपन में भी अक्सर लड़कियां उसे चिढ़ाती थीं, लेकिन वह खामोशी से सह लेती। समय बीतता गया और वह जवानी की दहलीज पर कदम रखती चली गई। उसके चेहरे में निखार आ गया था। वह शक्ल और सूरत के लिहाज से खूबसूरत थी, लेकिन अपने सादे, छपटे शरीर की वजह से वह खुद भी अक्सर उलझन में रहती। आजकल तो बहुत सी लड़कियां हल्के-फुल्के शारीरिक संरचना वाली हैं, और जो भरे पूरे शरीर की मालिक हैं, वे भी डाइट करके स्मार्ट हो जाती हैं। फिर भी जरियान की बातें उसे बहुत अजीब लग रही थीं। यह उसका अधिकार नहीं था कि वह अपनी पत्नी को ऐसे शब्दों से चोट पहुंचाए या तीसरे लिंग से मिलती-जुलती बातें कहे। रात भर वह वहीं दरवाजे के पास बैठी रोती रही। फिर वह उठकर खड़ी हुई, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गई। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर यह उसका नसीब था, तो वह उसे स्वीकार करने लगी थी। खाने-पीने के मामले में वह बिल्कुल सामान्य थी, मगर शारीरिक संरचना ऐसी थी जो दूसरों के लिए टिप्पणी का विषय बन जाती। हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जो उसके शरीर पर ईर्ष्या करते और कहते, काश हमारा शरीर भी तुम्हारे जैसा होता। लेकिन आज वह खुद अपने शरीर से नफरत करने लगी थी। सुबह जल्दी वह सबसे पहले उठी, नमाज अदा की और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ गई। लाउंज में मामू बशीर साहब बैठे थे। उन्होंने फरीहा को इतनी सुबह जागते देखा तो मुस्कुराकर पास बुला लिया। क्या बात है मेरी बेटी, इतनी सुबह उठ गई हो? वह खामोशी से जाकर उनके पास बैठ गई। चेहरे पर उदासी छिपी नहीं रह सकी। बशीर साहब ने ध्यान से देखा और नरमी से उसका हाथ थाम लिया। क्या हुआ बेटा? तुम क्यों परेशान हो? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम नई नवेली दुल्हन हो। बशीर साहब उसके सौतेले मामू थे और वही रिश्ता जोड़ने वाले भी थे। उन्होंने ही अपने बेटे के लिए फरीहा का रिश्ता मांगा था और उसे जरियान की दुल्हन बनाया। फरीहा की आंखें भीग गईं। मामू, मैं आपके बेटे को पसंद नहीं हूं। आपको उससे पूछ लेना चाहिए था। बशीर साहब ने उसे ध्यान से देखा। निकाह का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करता, तो निकाह क्यों करता? वह जल्दबाज है। मैं उसे समझाऊंगा। तुम दिल छोटा मत करो। फरीहा चुपचाप रोती रही, लेकिन मामू की बातों ने उसे हौसला दिया। परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारा मामू जीवित है। यह घर तुम्हारा है। तुम यहाँ जैसे चाहो रहो और अपनी खुशियों की शुरुआत करो। रोना धोना छोड़ो। कुछ देर बाद बशीर साहब ने कहा, उठो, मेरे लिए चाय बनाओ। आज हम बाप बेटी चाय साथ पियेंगे और दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करेंगे। बशीर साहब की नरमी और प्यार ने कमरे के माहौल को बदलने लगा था। फरीहा मुस्कुराते हुए रसोई की ओर चली गई। बशीर साहब खामोशी से उसकी पीठ को देखते रहे, जैसे कोई गहरी सोच में हो। नाश्ते के बाद उन्होंने फरीहा को अपने कमरे में बुलाया और वह खामोशी से उनके पीछे चल दी। नीचे आकर जरियान ने अभी तक फरीहा की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, न ही उसे अपने करीब बुलाया था। बस वह फरिया के खूबसूरत चेहरे को कुछ पल देखता, फिर नजरें झुका लेता। इन दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत अब भी नहीं हुई थी। यह मैं क्या सुन रहा हूं बरखुरदार? रात तुमने अपनी पत्नी को कमरे से बाहर निकाल दिया? बशीर साहब ने बात का आगाज किया। जरियान ने एक पल अपने पिता को देखा और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक आ गई। बशीर साहब ने बात का आगाज किया और वह अपने पिता को देखता रहा। बशीर साहब ने बात का आगाज किया और वह अपने पिता को देखता रहा। बशीर साहब ने बात का आगाज किया। बशीर साहब ने बात का आगाज किया और वह अपने पिता को देखता रहा। बशीर साहब ने बात का आगाज किया
और वह अपने पिता को देखता रहा। मोजी रोग एक न एक दिन उनके लिए जानलेवा साबित हो जाएगा। अपनी माँ को खो जाना एक ऐसा नुकसान था जिसे वह आज तक नहीं भुला पाया था। चाहे यह हरकत अच्छी न सही, लेकिन अपने पति को वापस लाने के लिए उसने नसीम बेगम की व्यक्तिगत डायरी उठा ली और काफी देर तक उनकी हस्तलिखित पंक्तियों पर ध्यान देती रही। फिर उन्हीं की तरह पेंसिल से डायरी के बीच में यह बात लिखती थी, मेरी इच्छा है कि मैं फरिया को अपनी बहू बनाऊं। जरियान और फरिया की जोड़ी इतनी खूबसूरत लगेगी कि मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती रहूं, उनके बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं, और यह इच्छा मैं जीते जी पूरी कर लेना चाहती हूं। यह लिखकर उसने डायरी बंद कर दी और उसे अपनी विशेष जगह पर रख दिया। इन दिनों में उसने ज्यादातर जरियान को इस कमरे में आते हुए नहीं देखा था। शायद वह कभी कभार ही आता और थोड़ी देर रुककर चला जाता। उसने लिख तो दिया था, लेकिन धड़कते दिल के साथ वह काफी डरी हुई भी थी। अगर यह हरकत पकड़ी जाती तो न जाने जरियान उसके साथ क्या व्यवहार करता। लेकिन उसे विश्वास था कि कम से कम उसके दिल की बात तो उस तक पहुंच जाएगी। क्योंकि वह उससे बात करने से कतराती थी, उसका सामना करना उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था, और यह रास्ता काफी आसान महसूस हुआ। यह उसकी किस्मत थी, एक खूबसूरत संयोग, कि उसी शाम जरियान उस कमरे में चला गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बेचैनी से टहलते हुए वह काफी देर तक बेचैन रही और फिर उठकर बशर साहब के पास चली गई। शायद उनसे बात करके दिल संभल जाए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जरियान ने वह डायरी देखी ही नहीं। शायद वह उसका ध्यान प्राप्त नहीं कर पाई। कुछ देर कमरे में रहने के बाद वह बिल्कुल सामान्य अंदाज में बाहर आ गया। जब फरिया ने उसे कमरे में आते देखा तो वह भी उठकर अपने कमरे में चली गई। वह कुछ उदास था और फरिया उसके पास बैठ गई। नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने जरियान के चेहरे को देखा। मैं जानती हूं कि आप नानी जान से बहुत प्यार करते हैं, और वह थी ही बहुत अच्छी महिला, प्रेम योग्य। लेकिन अल्लाह की प्रसन्नता के बिना कुछ भी संभव नहीं। आपको धैर्य रखना होगा। जरियान सहानुभूति महसूस करते हुए अपनी आंखों में नमी रोक नहीं पाया। मैं जानती हूं कि आपका दुख बहुत बड़ा है, जो बातों से जरा भी कम होने वाला नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास सहानुभूति के कुछ शब्दों के अलावा और कुछ नहीं। मैं आपके साथ दिल से अफसोस का एहसास करती हूँ। जरियान ने अपनी लाल आंखों से उसके चेहरे को देखा। मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं, खासकर तुम्हारी। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मेरे साथ जिंदगी बिताकर तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रही हो। फरिया। यह सुनकर वह पलों में अपने सपनों के महल से नीचे गिर गई। वह तो समझती थी कि जरियान धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लेगा, अपने दिल में जगह देगा, मगर इस व्यक्ति ने खुले शब्दों में इनकार कर दिया। मैं आपकी पत्नी हूं, आपके करीब रहकर आपको सुकून देना चाहती हूं। मेरा अधिकार है कि मैं आपको महसूस कर सकूं। हमारा निकाह हो चुका है। अगर यह नानी जान की इच्छा होती तो भी आपको मानना पड़ता। आप इसे किस्मत का फैसला या नानी जान की इच्छा समझकर स्वीकार क्यों नहीं करते? तुम इसे किस्मत का फैसला या पिता की जल्दबाजी कह सकती हो, लेकिन माँ का ऐसा कोई फैसला नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूं, और मैं भी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूं। यह कहकर वह तेजी से उठकर कमरे से बाहर चली गई। जरियान उसे जाते हुए देख रहा था, और कुछ ही देर बाद जब वह वापस आई तो उसके हाथ में वही डायरी थी। वह किसी उलझन और बेचैनी में ग्रस्त लग रही थी। जरियान की बातों ने उसके दिल पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। उसका सारा अस्तित्व कांप रहा था। वह हैरान थी कि जिस व्यक्ति ने कई बार उसकी बातों को ठुकराया, वह इतना कठोर और असमझ व्यवहार करेगा कि उसके भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ये आपकी माता की डायरी है, उसने कंपाती आवाज में कहा।
इसमें स्पष्ट लिखा है कि वह मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वह मुझसे प्रेम नहीं करती थी? जरियान ने चौंक कर डायरी को देखा और अगले ही पल वह डायरी को अपने हाथ से लेकर खुद देखने लगा। उसका चेहरा गुस्से और उलझन से लाल हो गया था। उसने उसे थामकर अपने करीब किया और कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कदम उठा सकती हो। क्या तुमने यह सब इसलिए किया ताकि मेरे दिल में जगह बना सको? तुम समझती हो कि मैंने यह डायरी कभी नहीं देखी? इसका हर शब्द मुझे याद है। वह पहली बार सच्चाई की दुनिया से परिचित हो रही थी। उसे विश्वास था कि शायद जरियान ने यह डायरी कभी नहीं देखी हो, लेकिन वह यह अनुमान नहीं लगा सकी कि जरियान ने उसे इतनी ध्यान से पढ़ रखा होगा। मैं झूठ नहीं बोल रही। उसकी आवाज कांप रही थी। जरियान का लहजा कठोर हो गया। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, और यही बात मुझे बर्दाश्त नहीं। वह झटके से पीछे हटी और गुस्से से बोली, फिर आपको मुझसे निकाह का हक भी नहीं था। अगर आप पहले से ही मुझसे नाराज थे, तो आपको इनकार कर देना चाहिए था। जरियान का लहजा ठंडा और कटु था। मैंने पापा को मना किया था। मुझे तुम जैसी लड़कियों में रुचि नहीं है। यह सुनकर वह अंदर से टूट गई, लेकिन फिर भी संयत रही। जरियान ने उसे आईना दिखाया और बाहर चला गया। वह खामोशी से बैठकर खुद को कोसती रही। उसे एहसास हुआ कि शायद वह गलती कर बैठी है। उसका ख्याल था कि अगर वह अपनी तरफ से कोशिश करेगी तो जरियान उसे स्वीकार कर लेगा, मगर उसने यह नहीं सोचा था कि जबरदस्ती बनाए गए रिश्ते में घाव बढ़ सकते हैं। समय बीतने पर जरियान का रवैया थोड़ा नरम हो गया। अब वह उसे नाम लेकर संबोधित करता, काम कहता और वह खामोशी से कर देती। नाश्ता बनाती, चाय देती, लेकिन अंदर ही अंदर वह उससे दूर होती जा रही थी। उसके दिल में जरियान के लिए नाराजगी पनपने लगी थी। वह चाहती थी कि वह व्यक्ति भी कभी उसी तीव्रता से बेइज्जती महसूस करे जैसे वह करती थी। हालांकि जरियान ने कभी उसकी शिकायत दूसरों से नहीं की थी। वह तो बस यही कहता था कि वह खुद को संवारे, खुद पर ध्यान दे, खुद को बेहतर बनाए, मगर वह इन बातों को व्यक्तिगत हमला समझकर दिल पर ले जाती थी। उसका मानना था कि वह एक पूर्ण लड़की है, और इसी गर्व ने उसके दिल में विद्रोह पैदा कर दिया था। रात को घर पर जरियान मौजूद था, मगर वह खामोश थी। वह जान चुकी थी कि अब अगर जरियान उसका नहीं हो सका, तो उससे भी कोई परवाह नहीं। आयशा और कासिम उनसे मिलने आए। उनकी बेटी अनम भी साथ थी, और काफी देर वह इस नन्ही बच्ची के साथ खेलती रही। उसे बचपन से ही बच्चे बहुत पसंद थे। इसी दौरान आयशा ने हंसते हुए कहा, अब तुम लोग भी कोई खुशखबरी दो। 3 महीने हो गए शादी को। अब घर में एक और नन्हा मेहमान आ जाना चाहिए। यह सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। जरियान खामोश था। बशीर साहब ने भी बात को हंसी में कहा, हाँ बेटा, अब हमें भी दादा बनने की खुशी दी जाए। वह गुस्से से उठी और कहा, अगर ये बात करनी है तो अपने बेटे को समझाइए मामूमो जान, आपकी बहू में कोई कमी नहीं है। सब चौंक गए। उसके लहजे में शिकायत और दर्द था। मुझे लगता है आपका बेटा वह हौसला नहीं रखता जो एक रिश्ते को निभाने के लिए चाहिए। वह खुद को बेहतर करने के बजाय मुझे कसूरवार ठहराता है। जरियान की बर्दाश्त समाप्त हो चुकी थी। खामोश, बस करो और अभी अपने कमरे में जाओ। महफिल में खामोशी छा गई। आयशा और कासिम हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। आयशा को अफसोस हुआ कि उसकी बात से माहौल खराब हो गया। बशीर साहब ने बात संभालते हुए कहा, बेटा, अगर कोई मसला है तो बैठकर बात करेंगे, लेकिन अभी तुम अपने कमरे में जाओ। वह अपने कमरे में चली गई, जबकि जरियान घर से बाहर निकल गया। उसके दिल में गुस्से का तूफान था। वह हैरान था कि वह लड़की ऐसी भी हो सकती है। जरियान के जहन पर उस वक्त शदीद गुस्सा सवार था। उसके भाई कासिम और भाभी आयशा के सामने फरीहा ने उसकी वह पुरानी गलती दोहरा दी थी।
जो उसकी जिंदगी के सबसे नाजुक लम्हे से जुड़ी थी। जब शादी की पहली रात फरीहा ने गुस्से में गैर इरादी तौर पर उसका मुकाबला एक तीसरे दर्जे के काल्पनिक किरदार से करते हुए उसकी शारीरिक बनावट पर तंज किया था। जरियान के लिए यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, यह उसकी गैरत, वकार और खुदी परवार था। लेकिन वह यह कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन फरीहा इस बात को सबके सामने दोहराकर उसकी इज्जत ए नफ्स को कुचल डालेगी। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। तुम याद रखोगी कि तुम्हारा वास्ता एक मर्द से पड़ा है। वह शदीद गुस्से में चिल्ला उठा। उसके चेहरे की लालिमा, आंखों की कठोरता और लहजे की तीव्रता यह जाहिर कर रही थी कि वह हद से ज्यादा आग बबूला हो चुका है। कासिम और आयशा के चले जाने के बाद बशीर साहब ने फरिया को अपने कमरे में बुलाकर कड़ाई से डांटा। यह क्या हरकत थी फरिया? तुम जानती हो यह जरियान के लिए कितनी दर्दनाक बात है। मामू को देखकर वह घबरा गई। उसकी आवाज कांपने लगी। मामू जान, वह सब मुझसे गुस्से में हो गया। मैंने भी दिल दुखाकर कह दिया। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। उसने उनके हाथों पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया। मामू को अपनी भतीजी की यह हालत देखी नहीं गई, लेकिन वे जानते थे कि अब यह मामला सिर्फ भावनात्मक नहीं रहा, यह रिश्ते का सवाल बन चुका है। जरियन से माफी मांगो बेटा। उसके दिल को सुकून दो। अगर तुमने यह सब भावनाओं में कहा था तो उसे स्पष्ट करो। हम सबके रिश्ते की नींव प्रेम है, इसे नफरत में मत बदलो। वह शाम फरिया के लिए बोझ बन गई। रात तक वह कमरे में बेचैनी से टहलती रही। रात गए जरियान घर लौटा तो फरिया सोफे पर गहरी नींद में थी। जरियान उसके करीब आया, उसके चेहरे को घूरता रहा। गुस्सा अब भी उसकी रगों में दौड़ रहा था। अचानक उसने फरिया के कंधों को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। फरिया चौंक कर जाग गई। जरियान, मेरी बात सुनिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। लेकिन जरियान उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। तुमने जो किया वह मेरी पुरुषता के खिलाफ था, और मर्द अपनी अस्मत पर समझौता नहीं करता। उसका लहजा जहर भरा था। लेकिन यह भी कोई नहीं सोचता कि जिस तरह मर्द की इज्जत होती है वैसे ही औरत की भी होती है। फरिया के होंठ कांपने लगे। जरियान एक पल के लिए खामोश हुआ, फिर कढ़ाई से उसके करीब आया। तुमने इस रिश्ते को तमाशा बना दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक पति अपनी पत्नी को कैसे स्वीकार करता है। उसने फरिया को अपने करीब किया, उसके चेहरे पर हाथ रखा और तीव्रता से कहा, अब यह रिश्ता मेरी शर्तों पर चलेगा। तुम सिर्फ मेरी हो, और मैं अब दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरे अंदर की पुरुषता क्या है। उसने उसके होंठों को छुआ, धीरे से उसकी गर्दन की ओर झुका और वहां प्रेम का निशान छोड़ दिया। फरिया की आंखें बंद हो चुकी थीं। वह रो रही थी, लेकिन अब ये आंसू डर के नहीं, बल्कि इस संबंध की तीव्रता के थे। फरिया ने धीरे से खुद को उसकी बाहों में दे दिया, लेकिन फिर पल भर के लिए पीछे हुई। जरियान, अगर हम चाहें तो इस रिश्ते की शुरुआत एक दूसरे को माफ करके भी कर सकते हैं। जरियान ने उसे बाहों में मजबूती से पकड़ लिया और नरमी से बिस्तर की ओर बढ़ते हुए कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिश्ता किस तीव्रता से निभाया जाता है। फारिया उसे खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह व्यक्ति एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हो रहा था। उस रात उसने अपने गुस्से और लाचारी का प्रदर्शन करते हुए फारिया को अपने पास किया। कभी कभी हमारे बड़े हमारे रिश्ते बनाते हुए सिर्फ अपने व्यक्तिगत संबंधों या सामाजिक हित का ख्याल रखते हैं। वे यह नहीं सोचते कि हमारी राय क्या है, हमारा दिल किस ओर झुकता है। ठीक वैसे ही जरियान के साथ भी हुआ था। यहाँ गलती बशीर साहब की थी, जिन्होंने अपनी बहन के साथ संबंध स्थापित करते हुए जरियान को अपना दामाद बनने पर मजबूर किया। जरियान ने भी सिर्फ एक आज्ञाकारी बेटे की तरह उनकी बात मानकर खुद के साथ अन्याय किया।
वह जानता था कि वह फरिया को वह स्थान नहीं दे पाएगा जो एक पत्नी का अधिकार होता है। यह एक वैध अधिकार था, लेकिन उसका दिल इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर फरिया ने भी अपनी हठधर्मिता का प्रदर्शन करते हुए जरियान के दिल में अपनी जगह बनाने के बजाय कठोर व्यवहार अपनाया, और अंततः आज सब कुछ सबके सामने था। उस रात जरियान ने उस पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया। ये भावनाएं सिर्फ गुस्से की नहीं, बल्कि इस रिश्ते की तीव्रता की भी थीं। उसने यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह उसकी पत्नी है और उस पर उसका अधिकार है। अगर वह कभी इस अधिकार का उपयोग नहीं करता, तो यह उसकी आंतरिक द्वंद्व की निशानी थी। जरियान को उसकी स्थिति देखकर दुख हुआ, लेकिन उसे लगा कि शायद वह इसी का हकदार थी। सुबह जब वह उठा, तो उसका व्यवहार बदला हुआ था। उसने बशीर साहब से कहा कि वह अपना सारा व्यवसाय कराची स्थानांतरित कर रहा है, इसलिए अब उसे अधिक समय वहीं बिताना होगा। यह निर्णय बशीर साहब के लिए आश्चर्यजनक था। वे आश्चर्य से जरियान को देखते रहे, लेकिन जरियान ने कहा, पिताजी, यह हमारे व्यवसाय के लिए बेहतर होगा। आप मुझ पर भरोसा रखें। जब फरिया ने सीढ़ियों से यह सब सुना, तो वह चुपके से कमरे में वापस चली गई। उसने खुद अपने हाथों से जरियान की रवानगी की तैयारी की। वह नहीं जानती थी कि वह फिर कब आएगा, या उनके बीच रिश्ता दोबारा स्थापित होगा या नहीं। लेकिन वह दिल से हर नफरत निकालकर जरियान के लिए निष्ठावान हो चुकी थी। उसे लगता था कि जरियान पर जो आरोप उसने लगाया, वह सारा परिवार सुन चुका है, और यही बात उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई। वह जानती थी कि पति पत्नी के बीच की बातें घर की चार दीवारी में रहनी चाहिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आयशा ने भले ही अच्छी नीयत से बात की थी, मगर बातें फैल गईं और हर कोई अपनी राय देने लगा। पूरा 1 महीना हो चुका था। फरीहा पूरी तरह खामोशी अख्तियार किए हुए थी। कभी कभार जरियान से मैसेज पर बात हो जाती, लेकिन न वह कोई मांग करती, न वह कोई आदेश देता। तब तक सब शांत था, जब तक उसे यह खबर न मिली कि वह मां बनने वाली है। यह खबर उसके लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं थी। उसने जरियान को पैगाम भेजा, आप पिता बनने वाले हैं। जरियान ने मैसेज पढ़कर कुछ देर खामोशी अख्तियार की। आखिरकार बोला, मेरे लिए यह बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। यह सुनकर फरीहा को लगा कि शायद वह धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगा है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जरियान अब अरूज नाम की सेक्रेटरी की ओर आकर्षित हो चुका था। अरूज, जिसके मनमोहक रूप और आत्मविश्वास ने जरियान को प्रभावित किया, धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाने लगी थी। कराची में उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और अरूज ने जरियान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जरियान अब हफ्ते में 1 या 2 दिन आता, वह भी सिर्फ औपचारिक संबंध निभाने के लिए। सच तो यह है कि अरूज के साथ समय बिताते हुए वह अपने असली रिश्ते को भूल चुका था। कभी कभी अगर दिल चाहता तो वह फरीहा को करीब कर लेता, मगर वह सिर्फ क्षणिक भावना होती। इस रिश्ते में कोई निरंतरता नहीं बनती। जब अरूज ने जरियान से कहा कि वह निकाह के बाद भी बच्चों की इच्छा नहीं रखती, क्योंकि वह अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती, तब जरियान को पहली बार झटका लगा। अगर बच्चे चाहिए तो तुम्हें उसी के पास जाना होगा जिसे छोड़कर तुम मेरे पास आए हो। अरूज की यह बात जरियान के दिल पर खंजर की तरह लगी। यह क्षण शायद वह क्षण था जब जरियान को पहली बार एहसास हुआ कि जिस रिश्ते को वह भूलने की कोशिश कर रहा था, वही उसके लिए असल था। यह तुम क्या कह रही हो? जानती हो, मुझे वह लड़की पसंद नहीं। शादी के बाद औरत का असल मकाम उसका घर होता है, वही उसका वकार और पहचान होता है। वह समझ रहा था कि सामने मौजूद लड़की फरीहा है, जिस पर वह अपना रौब जमाते हुए अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। मगर वह फरीहा नहीं थी, वह अरूज थी, उसकी अपनी पसंद। मैं तुम जैसी औरत नहीं हूं,
जरियान, और तुम मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करना। हमने प्यार किया था और अपनी मर्जी से एक दूसरे को चुना था। हम जीवन का आनंद लेना चाहते थे, घूमना फिरना चाहते थे। बच्चों की जिम्मेदारियां निभाना मेरी प्राथमिकता नहीं, और न ही किसी के प्रभाव में जीना। उस दिन जरियान को तीव्र रूप से महसूस हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में भावनाओं को प्राथमिकता दी, बुद्धि को नहीं। उस शाम जरियान ने अरोज को विदा कर दिया। उसे कह दिया कि वह इस बारे में सोचेगा, क्योंकि निकाह उसके लिए सिर्फ बाहरी आकर्षण नहीं, एक पूर्ण रिश्ता था जिसमें सम्मान, गरिमा और वफादारी मूलभूत शर्तें थीं। अरोज ने दो टूक लहजे में कहा, मैं वह औरत नहीं हूं जो खुद को सीमित कर ले, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं, तो मुझे 20 लाख रुपए दे दो। यह दृश्य उसने सबके सामने किया, बिना किसी झिझक के। और तब जरियान को अपने पिता के शब्द याद आए, जो हमेशा कहते थे, सच्चा रिश्ता वही है जो दिल को सकून दे। जरियान ने वह राशि दे दी, और अरोज हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली गई। उस दिन उसने सीखा कि कुछ रिश्तों को खो देना भी वास्तव में जीवन का अनमोल उपहार होता है। रात को पहली बार उसने खुद फरीहा को फोन किया। 5 महीने बीत चुके थे, मगर जैसे कल की बात हो। कैसी हो? पापा कैसे हैं? उसके लहजे में नरमाहट थी। फरीहा देर तक कुछ बोल नहीं सकी। आखिरकार बोली, मुझे लगता है जैसे कोई चमत्कार हुआ है, जो आपने खुद फोन किया। हो सकता है वास्तव में कोई चमत्कार हो। मैं बदलना चाहता हूँ, खुद को बेहतर बनाना चाहता हूँ। फरीहा चुपचाप सुनती रही। आप जानते हैं, गर्भावस्था के दौरान मैंने हर नमाज में अपने बच्चे के साथ साथ आपके लिए हिदायत भी मांगी है। कल मेरी डिलीवरी है। मैं जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी हूँ। दुआ कर रही हूँ कि आपसे एक बार संपर्क हो जाए, कम से कम मरने से पहले अपनी जिंदगी से मिल लूं। जरियान को पहली बार महसूस हुआ कि खुदा ने पत्नी को सुकून का कारण क्यों कहा है। उसने वादा किया कि वह सुबह निश्चित रूप से आएगा। बशीर साहब, मामा को जैसे ही बताया, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। हम शाम तक इंतजार कर सकते हैं, फरीहा ने धीरे से कहा, मगर बशीर साहब ने कोमलता से जवाब दिया, मेरी बात हो गई है। वे रास्ते में हैं। जब वह अस्पताल पहुंचे, प्रसव पीड़ा अत्यधिक बढ़ चुकी थी, लेकिन फरीहा के दिल में अभी भी आशा थी कि वह उसे देखने आ जाएगा। वह चाहती थी कि अपनी संतान की पहली झलक वह देखे। जरियान अस्पताल पहुंचा। हाथों में बच्चों के लिए खरीदी गई चीजें थीं। वह बेचैनी से दरवाजे के पास टहल रहा था। और तब, बधाई हो, बेटी हुई है। डॉक्टर की आवाज में जीवन का संदेश था। जरियान ने नन्ही सी बेटी को गोद में लिया, होंठों से माथे को चूमा। उसके गाल आंसुओं से भीग चुके थे। आज वह एक बेटी का पिता बन चुका था। उसने स्वयं से वादा किया, जिस तरह मैंने कभी किसी को दुख दिया, ऐसा अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। अगर कल कोई उसकी बेटी को ठुकरा दे तो उसका दिल टूट जाएगा। इसी सोच ने उसे झकझोर दिया। उसने दिल में संकल्प लिया, अब से मैं फरीहा के लिए एक अच्छा पति और अपनी बेटी के लिए एक जिम्मेदार पिता बनकर दिखाऊंगा। जब फरीहा को कमरे में लाया गया, जरियान को अपनी बेटी को गोद में लिए देखा तो देर तक उसकी आंखों में देखती रही। मुस्कान उसके चेहरे पर बिखर गई। बस यही तो चाहा था। जीवन में गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन माफ करना और आगे बढ़ना असली समझदारी है। औरत वह पुरुष से दूर हो जाती है जो हर समय उसकी गलतियों को दोहराता रहे। अगर दिन का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। छोटी बातों को दिल पर न लें, बल्कि उन्हें नजरअंदाज करके रिश्तों को मजबूत बनाएं।